देखिए यहाँ पर आपका जय प्रकरण अभी पढ़ाई होगा। सभी बच्चे कॉपी निकाल कर रखेंगे, हम जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। जल्दी जल्दी कॉपी निकाल लेंगे सही बच्चे। देखिए जय प्रकरण, सबसे पहले जय प्रकरण क्या है समझना। वे सभी प्रकरण जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करता है। माने जीवों का अनुरक्षण का मतलब सभी तरह से रक्षा करना, जीवों को सभी तरह से रक्षा करना, माने पोषण में रक्षा करना, श्वसन में रक्षा करना, वहन में रक्षा करना और उत्सर्जन में रक्षा करना। जब जीव के सभी प्रकार के अनुरक्षण हो, माने जीवों में सभी प्रकार की क्या हो, रक्षा हो, तो इसी को जय प्रकरण कहा जाता है। जय प्रकरण मुक्तः कितने ग्रुपों में बांटा गया है? तो जय प्रकरण मुक्तः 4 ग्रुपों में बांटा गया है। पहले में पोषण पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, दूसरा में श्वसन पढ़ना पड़ेगा, तीसरा में वहन पढ़ना पड़ेगा, चौथा में उत्सर्जन पढ़ना पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए जय प्रकरण को कितने बराबर भागों में बांटा गया है, तो जय प्रकरण को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। याद रखना है, 1 नंबर में पोषण होगा, 2 नंबर में श्वसन होगा, 3 नंबर में वहन होगा और 4 नंबर में क्या होगा, उत्सर्जन होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक दिक्कत है किसी को? नहीं है? चलिए आगे हम फिर बताते हैं आप लोगों को। चलिए यहाँ पर अब पढ़ेंगे 1 नंबर में क्या पढ़ना है, हमें पोषण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पोषण। चलिए एक एक करते हैं। पोषण क्या है, बहुत छोटा सा पॉइंट में बहुत अच्छे से इसको विस्तार रूप से विश्लेषण किया गया है। ठीक है, देखिए पोषण क्या है, भोजन का ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग है, पोषण कहलाता है। पोषण का मतलब है जो हम खाना खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं वह खाना क्या होता है, पचता है, और पचने के बाद में क्या होता है, अवशोषण होता है और शरीर के अनुरक्षण होता है। माने हम खाना खाएंगे, खाना हमारे शरीर के अंदर जाएगा और अंदर जाने के बाद में पूरे हमारे शरीर के एक्टिविटी पर वह ध्यान देगा और पूरे शरीर को क्या करेगा, रक्षा करता है, संरक्षण करता है। इसी को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। शरीर में पोषण काफी जरूरी है। पोषण के द्वारा ही हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है। हमें काम करने की शक्ति किससे मिलती है, पोषण से। उदाहरण के तौर पे आप फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग करते हैं तो आपको कुछ करने का मन करता है, नहीं करता है। लेकिन आप फास्टिंग नहीं करते हैं तो आपको करने का, कोई काम करने का मन करता है। इसका मतलब फास्टिंग में हमारा बॉडी को जो ऊर्जा चाहिए, हमारे बॉडी को जो पोषण चाहिए वो पोषण नहीं मिल पाता है, जिसके कारण फास्टिंग में हमें क्या होता है बेटा, हमें कमजोरी की तरह महसूस होता है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूहों में बांटा गया है। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूहों में बांटा गया है। पोषण समझना है स्वपोषी और विषमपोषी या परपोषी। पढ़े हो तुम लोग, स्वपोषी, विषमपोषी। तो पोषण का वह तरीका जिससे जीव अपना आसपास वातावरण में उपस्थित अजैव पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है, स्वपोषी कहलाता है। अपने भाषा में बताते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपने आप बनाता है, स्वपोषी कहलाता है। और स्वपोषी जो किससे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश, इससे जो भोजन बनाता है वैसे जीव स्वपोषी कहलाता है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो डाउट है। चलिए विषमपोषी समझना है
तो पोषण का वह तरीका जिसे जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, माने वो जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, किसी के द्वारा बनाया गया भोजन को वह क्या करता है, लेता है। इसी को क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मानव और अन्य जीव। मानव है, हम लोग जो खाना बनाते हैं, हम लोग को खाना बनाते नहीं, हम लोग को बना हुआ खाना आता है वो खाते हैं। पेड़ पौधों को क्या है, खाना बना हुआ रहता है, क्या वो लोग खुद बना लेता है, लेकिन हम लोग खाना खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इसके बाद में। सबसे पहले समझना है स्वपोषी। स्वपोषी समझना है। देखिए स्वपोषी पोषण हरे पौधे और कुल जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। चलिए स्वपोषी में क्या होता है, यह हरे पेड़ पौधे होते हैं जो जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, स्वपोषी कहलाता है। और प्रकाश संश्लेषण क्या है समझना है, यहाँ पर समझना है प्रकाश संश्लेषण। देखिए यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थ को ऊर्जा संचित रूप से परिवर्तन कर देता है। यह पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में लिया जाता है। मैंने कहने का मतलब है प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, बाहर से लेता है उसको। मैंने प्रकाश संश्लेषण क्या है, स्वपोषी है, या बाहर के वातावरण से ऑक्सीजन ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, ऑक्सीजन तो लेगा नहीं, ऑक्सीजन छोड़ेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, सूर्य का प्रकाश ले लेगा, और क्या ले लेगा, जल ले लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह इसमें क्या जाता है, क्लोरोफिल उपस्थित हो जाता है। तो इसका सूत्र भी याद रखना है। आप लोग को मैं इससे पहले सूत्र पढ़ाया है, जो सी यहाँ पर आपसे पूछेगा प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण, तो ये लिखना है 6CO2 प्लस 12H2O, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश। तो जैसे ही इसको अब क्या हो जाएगा, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। ये प्रकाश संश्लेषण का क्या है, रासायनिक समीकरण है, याद रखना है, सभी को याद रखना है, बहुत जरूरी है। चलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन है, तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण कब होगा, सूर्य के प्रकाश रहेगा तब होगा। फिर कब होगा, क्लोरोफिल रहेगा तब होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधे वायुमंडल से प्राप्त होगा तब, और जल स्थलीय पौधा जल मिट्टी का अवशोषण करेगा तब होगा। मैंने इसका मतलब हमें सूर्य के प्रकाश चाहिए, हमें क्लोरोफिल चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हमें जल चाहिए, तब जाकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होगी। क्या क्या चाहिए, तो हमें सूर्य के प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और जल चाहिए। इन सभी को मिलने से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं पूर्ण होती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत होगा। देखो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटती है, याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं, 1 नंबर में क्लोरोफिल द्वारा ऊर्जा का अवशोषण होता है। अब क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल के द्वारा ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण होता है। ठीक है, इसके बाद में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करके जल अणु और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। माने प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जल अणु हाइड्रोजन ऑक्साइड में क्या होता है, तोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेट में अपचयन करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कार्बोनेट में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, डाउट है, नहीं डाउट है। चलिए इस तरह की सभी चैप्टर आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा चैप्टर शुरू भी नहीं होगा, याद रखना है। फिर कल इसी में से हम शुरू करेंगे, या शाम को भी समय मिलेगा तो इसी में से शुरू करेंगे। चलिए अब आते हैं रंध्र। रंध्र को स्टोमा कहते हैं। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होता है उसे रंध्र कहते हैं। आप जो पत्ता देखते हो ना, पत्ता में भी छोटा छोटा छिद्र होता है। जब पत्ते को माइक्रोस्कोप पर रखेंगे तो उसको देखेंगे तो उसमें छोटा छोटा क्या रहेगा, छिद्र रहेगा। हमारा यह शरीर है या आपका यह शरीर है, इसमें जो बाल है ना, बाल इसमें भी छोटा छोटा होल है, छेद है। अगर छेद नहीं रहता तो इससे है ना कि उत्सर्जन कैसे होता, इससे पानी कैसे आता, हमारे चेहरे से पानी आता है ना, कैसे पानी आ जाएगा, इसमें है, इसमें भी छोटा छोटा छिद्र है, पूरे बॉडी में छिद्र है।
भोजपुरी में कहावत है कि चलनी में 72 को छेद होता है, हंसता है लोग, लेकिन उसे मालूम नहीं है 500 करोड़ का छेद तुम्हारे अंदर है। आदमी के अंदर है ना, इस सभी में छिद्र है, तब तो उत्सर्जन। पानी कैसे आ जाएगा यहाँ से, पसीना यहाँ से कैसे गिरता है, इसमें छिद्र है तब गिरता है। ठीक है, चलिए अब बताते हैं रंध्र के प्रमुख कार्य। रंध्र माने छिद्र होता है, और पत्तियों में है ना, वो पत्ती को आप ऊपर से गौर से देखिएगा तो उसके अंदर छिद्र होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस का अधिकांश आदान प्रदान इसी छिद्रों से, इसी छिद्रों से क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण जाएगा, इसी से है ना क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा और इसी से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन सांस लेते हैं इसी छिद्र के द्वारा। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जल का रंध्र, जल से इसी माने जल इसी छिद्र से निकलता है। अतः बेटा यहाँ पर देखिए इस छिद्र है, इसमें सहायक कोशिका होती है, अधिचर्म कोशिका होती है, द्वार कोशिका होती है, रंध्र कोशिका होती है। ये बीच वाला जो यहाँ से यहाँ तक है, इसी को कहा क्या गया है, रंध्र कोशिका कहा जाता है। और इसके बाद में इसके ऊपर में जो गोले गोले का भाग है, ये गोले गोले का जो भाग है, इसको क्या कहा गया है, इसको जो कहा गया है द्वार कोशिका कहा गया है। और इसके जो यहाँ इससे ऊपर वाला जो लेयर है, इस लेयर का जो ऊपर वाला जो इस तरह की डॉट डॉट भाग है, इसको सहायक कोशिका, सहायक कोशिका क्या कर रहा है, द्वार कोशिका और रंध्र कोशिका को यह मदद कर रहा है, बचाने का काम कर रहा है। और ई हो जाएगा अधि, सबसे ऊपरी वाला सतह हो गया अधिचर्म। अधिचर्म का मतलब इस सतह यह चमड़ा हो गया। समझ में आया? चलिए अब आते हैं बेटा रंध्र पत्ती के सतह से द्वारा छिद्र का श्वसन, गैसों का विनिमय, उत्सर्जन, खुले और बंद, ये आप देखे हैं। अब आते हैं, चलिए इसके बाद में अब हम आगे बताते हैं आप लोगों को। देखिए इस टेबल को समझना काफी जरूरी है। हम यहाँ तक आज आप लोगों को समझाएंगे, कल इससे नीचे समझाएंगे। देखिए सबसे पहले विषमपोषी, विषमपोषी, विषमपोषी कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के होता है, याद रखना है। विषमपोषी कितने प्रकार का, तो विषमपोषी 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्राणी संपोषी, एक होता है मृतजीवी पोषी परजीवी। अब आते हैं प्राणी संपोषी, इसमें जीवन संपूर्ण भोज पदार्थ का अंतर्ग्रहण करता है। इसमें क्या करता है कि पूरे इसमें भोज पदार्थ का ग्रहण करता है तथा इसका पाचन शरीर के अंदर ही होता है। मैंने कहने का मतलब है भोजन करेगा लेकिन पूरे खाने को, पूरे चीजों को शरीर से बाहर अंदर ही पचा लेगा, वो शरीर से बाहर नहीं निकलता है। अब कौन कौन, मानो अमीबा, सॉरी इसमें पाचन शरीर के अंदर हो, अंदर ओनली पाचन याद रखना, पाचन पूरे शरीर के अंदर होता है। मृतजीवी है ना, मरे जीव जंतु से अपना, सड़े गले जीव जंतु अपना भोजन तैयार करता है, जैसे फफूंदी, कवक। आप लोग देखना रोटी जो है, रोटी देखिए वो रोटी को क्या करना है कि कुछ दिनों के लिए है ना कि घर के पीछे फेंक देना, फेंक देने के बाद में बरसात होगा, बरसात के बाद में उसमें छोटी छोटी कीड़ा पड़ जाता है, तो यही है ना फफूंदी, कवक आदि बैठ जाता है। परजीवी क्या होता है, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना बिना मरे अपना भोजन पोषण प्राप्त करता है। जैसे आपके माथा में जू है, ढील है, यह परजीवी है। आप लोग देखिएगा बरसात के दिन में जब आप भैंस चराइएगा, भैंस तो आप लोग नहीं चराइएगा सर, अच्छे बच्चे भैंस क्यों चराइएगा सर, कोई भैंस चरा रहा है तो देखिएगा कि उस भैंस के ऊपर बकुला बैठ जाता है। ऐसा क्यों बैठ जाता है, क्योंकि भैंस के शरीर से छोटी छोटी यानी कीड़े निकलता है और बकुला उस कीड़े को खाने में खूब रुचि लेता है, खूब उससे मजा आता है, इसलिए वो क्या करता है, बैठ जाता है। ठीक है, और याद रखना ये जू हो जाएगा। जैसे अमरबेल सुने हो, अमरबेल एक प्रकार का है ना, एक पीला सा डंठल सा भाग होता है। क्या है कि उसे एक हाथ तोड़ कर कहीं फेंक दो, बिना जड़ के वह आगे बढ़ेगा, पीला होता है और पूरे वृक्ष को पूरा घेर लेता है अमरबेल, इसमें जड़ नहीं रहता है। ठीक है, और फीता कृमि। तो यहाँ तक किसको किसको समझ में आया, समझ में आया? पूरा क्वेश्चन लिखो तुरंत, तब सभी बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहले जय प्रक्रम लिखो, पोषण लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। तो
बॉडी